फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत जनवरी महीने में जो टॉपिक्स काफ़ी चर्चा में रहे हैं उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज है 21 जनवरी 2025 और हम लोग आज के करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपरों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है उसको। ठीक है, तो पहला है गुलाबी अग्निरोधी यानी पिंक फायर रिटार्डेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये होता क्या है, तो कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी थी उसी को रोकने के लिए विमानों के माध्यम से गुलाबी अग्निरोधी पदार्थ गिराया जा रहा था ताकि उसको कम किया जा सके। ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये अमोनियम फास्फेट पर आधारित घोल होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पहला चर्चा है। दूसरा चर्चा हम लोग देखेंगे साइबर अपराध हमले में भारत का दूसरा स्थान है। तीसरा हम लोग चर्चा देखेंगे राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बड़े फैसले लिए हैं जिनमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का रद्द करना भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसी से रिलेटेड हम लोग पेरिस एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इस फैसले का क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, ये सभी चीज़ें हम लोग उसके तहत देखेंगे। चलिए, पहला टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। चलिए, गुलाबी अग्निरोधी। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगे आग को रोकने के लिए विमानों के माध्यम से गुलाबी अग्निरोधी पदार्थ गिरा रहे हैं। इसे ही पिंक फायर रिटार्डेंट भी कहा जाता है। यह अग्निरोधी रसायनों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग आग को बुझाने या उसके फैलाव को धीमा करने के लिए किया जाता है। किसका? तो पिंक फायर रिटार्डेंट का। ठीक है, चलिए, अमेरिका में अधिकारी आमतौर पर फॉस्चेक पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यह फॉस्चेक एक प्रकार का अग्निरोधी पदार्थ है जिसमें अधिकांशतः अमोनियम फास्फेट आधारित घोल होते हैं। ये फॉस्चेक जो होते हैं अधिकांशतः किस पर आधारित होते हैं? अमोनियम फास्फेट आधारित घोल पर आधारित हैं। ठीक है, चलिए, आमतौर पर यह अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे लवणों से बना होता है जो पानी की तरह आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। अब देखिए, फॉस्चेक गुलाबी दिखाई देता है क्योंकि दृश्यता बढ़ाने के लिए इसमें गुलाबी रंग मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए, अग्निरोधी पदार्थ में रंग मिलाया जाता है क्यों? क्योंकि अग्निशमनकर्मी परिदृश्य के विपरीत देख सके। फिर आगे बोल रहा है इससे उन्हें अग्निरोधी पदार्थ के चारों ओर अग्नि रेखाएं बनाने में मदद मिलती है जिससे जान और संपत्ति की बचत होती है। ठीक है, चलिए, विशेषज्ञों का तर्क है कि अग्निरोधी पदार्थ का छिड़काव अप्रभावी है और महंगा है, इससे जल प्रदूषण होता है। उन्होंने ये कहा कि ये जो आप लोग टेक्निक अपना रहे हैं, ये अग्निरोधी पदार्थ जो अपना रहे हैं उसका छिड़काव जो है अप्रभावी है, महंगा है और इससे जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। अब एक अध्ययन में पाया गया है कि फॉस्चेक में क्रोमियम और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं भी मौजूद हैं जो मनुष्यों में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। फिर बोला यहाँ तक कि फॉस्चेक की प्रभावशीलता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। देखिए, जनवरी 2025 में एक साइबर इंटेलिजेंस फर्म है क्लाउड एस के ने एक रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों के लिए दूसरा सबसे अधिक लक्षित राष्ट्र बन गया है। ठीक है, 2024 में है जो है 95 भारतीय संस्थाओं पर डेटा चोरी हेतु साइबर हमले किए गए। भारत दूसरा सबसे अधिक लक्षित राष्ट्र बन गया है। दूसरा इसमें 2024 में भारत में कितने संस्थानों पर डेटा चोरी हेतु साइबर हमले किए गए? तो 95। चलिए, आगे देखते हैं रिपोर्ट की मुख्य बिंदु। अब देखिए, विश्व रैंकिंग में क्या है भारत का स्थान और अन्य देशों का क्या है स्थिति। फिर इसमें कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, महत्वपूर्ण डेटा उल्लंघन इसमें क्या हुआ है और रैनसमवायर जैसी घटनाएं किस प्रकार से सक्रिय हुई है। ठीक है, और साइबर सुरक्षा को क्या खतरा है, ये सभी चीज़ें हम इसके तहत देखेंगे। चलिए, पहला वैश्विक रैंकिंग। तो साइबर हमलों के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है जहां कुल 2024 में कितना 140 साइबर हमले हुए हैं, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है क्योंकि भारत पर 95 हमले हुए हैं। इजराइल तीसरे स्थान पर रहा है क्योंकि इजराइल में 57 हमले हुए हैं। चलिए, प्रभावित क्षेत्र वित्त और बैंकिंग क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं जिसमें 20 मामले थे। उसके बाद सरकारी क्षेत्र में 13 थे। ठीक है, दूरसंचार में 12 हमले हुए, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में 10 और 9 मामले थे। ठीक है, अब चलिए, महत्वपूर्ण डेटा उल्लंघन क्या हुआ यहाँ पर। प्रमुख उल्लंघनों में हाईटेक ग्रुप से 850 मिलियन रिकॉर्ड का लीक होना, दूसरा स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस के ग्राहकों का डेटा
और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया से 2 टीबी डेटा का लीक शामिल है। ठीक है, तो इन सभी जगह से भी लीक हुआ है। 850 मिलियन किससे? हाईटेक ग्रुप से रिकॉर्ड का लीक हो गया। स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस के ग्राहकों का डेटा लीक होना। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया से भी 2 टेराबाइट डेटा का लीक होना शामिल था। अब देखिए, रेंसम वायर जैसी घटनाएं भारत में बढ़ी है। तो रेंसमवेयर की घटना भारत में 2024 में कुल मिलाकर के 108 रेंसमवेयर घटनाएं हुई, जिसमें लॉकबीट समूह सबसे सक्रिय था, जिसने 20 से अधिक हमलों को अंजाम दिया। तो भारत में रेंसमवेयर जैसी घटनाएं जो घटी है 108, उसमें से सबसे अधिक किसने किया है हमला? तो लॉकबीट समूह ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइबर सुरक्षा को खतरा। रिपोर्ट के में कहा गया है कि तेजी से डिजिटलाइजेशन के विभिन्न क्षेत्रों में कई कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे ये साइबर अपराधियों के लिए प्राथमिक लक्ष्य बन गया है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आज का सबसे हॉट टॉपिक से। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने लिए 8 बड़े फैसले। बाइडेन के ये फैसले रद्द कर दिए। ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति बने तो बाइडेन के कुछ फैसलों को उन्होंने रद्द कर दिया। अब देखेंगे हम लोग क्या 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 हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद बाइडेन प्रशासन के कई फैसलों को रद्द करते हुए उन्होंने 8 बड़े निर्णय लिए। इनमें से पेरिस एग्रीमेंट से अलग होना, WHO से अमेरिका को बाहर करना, थर्ड जेंडर समाप्त करना और मृत्यु दंड को बहाल करना जैसे कड़े कदम शामिल हैं। अब ट्रंप ने यह कहा है कि बाइडेन प्रशासन के 80 फैसले अमेरिका के विकास में बाधा बने हुए हैं। इन फैसलों को रद्द कर अमेरिका के विकास को नए पथ पर ले जाया जाएगा। अब चलिए उन्होंने क्या कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो है वो ट्रंप जो है ओवल ऑफिस पहुंचकर कई महत्वपूर्ण फाइलों पर साइन किए, जिनमें से बाइडेन प्रशासन के 78 फैसले को रद्द करना प्रमुख था। ठीक है, अमेरिका के विकास में उन्होंने कहा, यह दावा किया है कि ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वो पहुंचे और उन्होंने क्या कहा कि ये जो 8 फैसले हैं, जैसे कि कौन कौन सा फैसला था, देखिए 8 फैसले कौन कौन सा था। 8 फैसले था, पहला फैसला उन्होंने लिया था WHO से अमेरिका को अलग करने की प्रक्रिया। मैक्सिको पर दीवार और टैरिफ का आदेश दिया उन्होंने कहा कि जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करेंगे, थर्ड जेंडर का खात्मा करेंगे, ड्रग तस्करों पर सख्ती रहेगी, मृत्युदंड की बहाली होगी और पेरिस समझौता को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें उन्होंने कहा है। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले उनके आक्रामक एजेंडे को दर्शाते हैं। उनकी प्राथमिकता अमेरिका की आव्रजन नीति में बदलाव, ऊर्जा सेक्टर को बढ़ावा देना, वैश्विक संगठनों से दूरी बनाना, उनकी नीतियों से अमेरिका की दिशा में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। ठीक है, उनकी क्या क्या नीति है? अमेरिका की आव्रजन नीति में बदलाव, ऊर्जा सेक्टर को बढ़ावा देना और वैश्विक संगठनों से दूरी बनाना। उनकी इन नीतियों से अमेरिका की दिशा में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। अब ट्रंप ने किन किन फाइलों पर साइन किया है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल हिल के मामले में दोषियों को उन्होंने माफ़ कर दिया है। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को उन्होंने माफ़ी देने का आदेश जारी किया। दूसरा, उन्होंने कहा क्या किया है, WHO से अमेरिका को अलग करने की प्रक्रिया शुरू की उन्होंने। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए कार्यकारी आदेश पर साइन किए हैं। नेक्स्ट, उन्होंने क्या कहा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को उन्होंने धोखा बताया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते को अमेरिका के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे तुरंत प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया। उन्होंने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी जब उनका कार्यकाल था तो उसमें भी उन्होंने ये सभी फैसले लिए थे। अब चलिए, फिर उन्होंने क्या कहा, मैक्सिको सीमा पर दीवार और टैरिफ का उन्होंने आदेश दिया। मैक्सिको और कनाडा पर 25% उन्होंने टैरिफ लागू किए जाने का फैसला लिया है और मैक्सिको की सीमा पर दीवार निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको की सीमा पर दीवार निर्माण के लिए उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, इम्पोर्टेंट। चलिए, अब उन्होंने कहा कि जन्मसिद्ध नागरिकता जो है समाप्त होगी। देखिए, जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त, अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म करने का उन्होंने आदेश जारी किया है। मतलब बोल रहा था कि अगर मान लीजिए इंडिया से गए हैं और वहाँ अगर जन्म लिया तो वहाँ पर क्या होता था, नागरिकता मिल जाती थी, उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए
थर्ड जेंडर का खात्मा। ट्रंप ने थर्ड जेंडर को समाप्त कर अमेरिका में केवल 2 जेंडर मान्य करने का आदेश दिया, एक मेल और दूसरा फीमेल, और पहले अदर का जो ऑप्शन होता था उनसे हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए ड्रग तस्करों पर सख्ती। अब ड्रग तस्करों को आतंकवादी घोषित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर साइन। अब उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, उन्होंने इस प्रकार के कड़े फैसले लिए हैं। फिर उन्होंने मृत्युदंड की भी बहाली कर दी, मृत्युदंड की बहाली। ठीक है, बाइडेन प्रशासन द्वारा निलंबित मृत्युदंड को फिर से बहाल करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, मृत्युदंड की बहाली यानी बाइडेन प्रशासन द्वारा जो मृत्युदंड को निलंबित कर दिया गया था उसे फिर से ट्रंप ने बहाल करने का निर्णय लिया है। तो ये सभी थे। तो चलिए ये पूरा सेक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग ये जो ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं उन सभी फैसलों से अमेरिका में आमूलचूल परिवर्तन आने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, उनके ये कड़े फैसले कुछ तो अच्छे भी होंगे लेकिन कुछ वैश्विक स्तर पे अच्छे फैसले नहीं माने जा सकते। पहला तो है जैसे कि मृत्युदंड को बहाल करना, वो मानवाधिकार जैसे मामलों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा, थर्ड जेंडर का जो खात्मा कर रहे हैं उससे थर्ड जेंडर जैसे ग्रुप के लिए क्या होगा, उनके उन्नयन में परेशानी हो सकती है। ठीक है, चौथा यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैक्सिको सीमा पर दीवार लगाना और टैरिफ का आदेश बढ़ाना, इससे क्या होगा, आपसी विवाद बढ़ेंगे। ठीक है, और व्यापार में कमी भी आ सकती है। तो इस प्रकार के जो फैसले लिए गए हैं वो ट्रंप के द्वारा लिए गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो पेरिस समझौते को रद्द करने या वापस लेने की जो बात उन्होंने कही है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पेरिस समझौता आखिर है क्या, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। 2015 में जो है 2015 में हुए पेरिस क्लाइमेट समझौता है जिसको कोप 21 के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, कोप 21। ठीक है, तो 2015 में हुए पेरिस क्लाइमेट समझौता जिसे कोप 21 के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में 195 देशों का साथ आना, यह मकसद था कि कार्बन एमिशन में कमी लाना। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, कार्बन एमिशन में कमी लाना, जिससे क्या हो सके, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाने का लक्ष्य, बाद में इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए प्रयास करना था। ठीक है, अमेरिका को 26% कार्बन एमिशन कम करने का लक्ष्य दिया गया था। ठीक है, लेकिन अमेरिका को गरीब देशों इस पर अमल के लिए $3 बिलियन देने पर सहमति हुई। अब उन्होंने क्या कहा था कि देखिए, पहला तो बोला कि पेरिस समझौता क्या था, तो कॉप 21 पेरिस में हुए सम्मेलन में यह एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 195 देशों ने एक साथ इस पर हस्ताक्षर किया और इसमें यह सहमति बनी कि कार्बन एमिशन में कमी लाया जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए प्रयास करने की बात कही गई। ठीक है, अब अमेरिका जो है अमेरिका को 26% कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य दिया गया था। ठीक है, जिसमें अमेरिका ने क्या कहा, ठीक है हम जो है 26% कार्बन एमिशन कम करेंगे। तो उसके लिए अमेरिका ने गरीब देशों को इस पर अमल के लिए $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जताई थी। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या रुख है पेरिस समझौता पर। इससे पिछले बार भी जब ये क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने जब पेरिस समझौते को क्या लिया था, वापस लिया था, तो उस समय भी भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि भारत जो है अपने इस फैसले पर या पेरिस समझौते पर कायम रहेगा। इसके साथ साथ चीन ने भी कहा था कि कायम रहेगा ताकि जलवायु परिवर्तन से बचाव जो है किया जा सके, और अब उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ये समझे थे। पेरिस डील पर भी उन्होंने, रूस ने भी तैयार थे, ये सभी जो बड़े कंट्री थे वो सभी तैयार थे, लेकिन ब्रिटेन भी पेरिस डील से सहमत था और जो था कार्बन एमिशन कम करने की अपील कर रहा था। यूरोपियन यूनियन भी पेरिस डील पर कायम था। पिछले बार उन्होंने यह भी कहा था कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए यूरोपियन यूनियन हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। अब अमेरिका के डील तोड़ने पर क्या असर होगा, देखिए अमेरिका सबसे बड़ा कार्बन एमिशन करने वाला, दूसरा सर्वाधिक कार्बन एमिशन करने वाला देश है। कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कार्बन एमिशन करने वाला देश है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन कम करने की कोशिशों को इससे झटका लगेगा। ठीक है, अमेरिका से गरीब देश को मिलने वाली रकम पर असमंजस कायम हो जाएगा। ठीक है, अब इस समझौते के मुताबिक जो था, गरीब देशों को अमेरिका फंडिंग कर रहा था, कितना, $3 बिलियन बोला था हम करेंगे। हर देश ने कार्बन एमिशन कम करने के लिए लक्ष्य तय कर लिया था अभी। ठीक है, अब भारत ने भी 2005 के मुकाबले 2030 में 35% तक कार्बन एमिशन कम करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, आगे इसका क्या प्रभाव होगा, देखिए
अभी जो है वर्तमान स्थिति अमेरिका का क्या है कार्बन के मामले में? अमेरिका ने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की है, ठीक है, लेकिन यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश अभी भी है। 2023 में अमेरिका जो है 4.9 बिलियन मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जित किया था। अमेरिका से जुड़ी और भी कुछ बातें हम लोग देखेंगे। अमेरिका ने इतिहास में सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जित किया है। अमेरिका में बिजली बनाने के लिए कोयला, तेल, गैस जलाए जाते हैं, जिसने से सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन होता है, ठीक है। अमेरिका में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1990 के बाद 3% की कमी आई है। 1990 के बाद कितना 3% की कमी आई है। अमेरिका ने 2019 में 5.130 मिलियन मीट्रिक टन ऊर्जा संबंधित CO2 उत्सर्जित किया था, ठीक है। अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास होना चाहिए। तो इस प्रकार जो अमेरिका जो है इस तरह का जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट में बने रहने के लिए अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट के मानदंडों को मानना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा, जो अपनी ऊर्जा खपत है उसको जो है उसमें परिवर्तन करना होगा। और जो इंडस्ट्री वगैरह जो अभी चल रहे हैं उससे क्या हो सकता है कि कुछ उनको उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि अगर पेरिस एग्रीमेंट को हम लोग मानते हैं तो इससे क्या हो सकता है, हमारे जो उद्योग हैं, हमारे GDP है इत्यादि को इससे क्या हो सकता है, घाटा लग सकता है या इसमें कमी आ सकती है, जो हमारी जो वृद्धि दर है उस पर कमी आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने इन फैसलों से क्या हुआ, वापस हटना ही उन्होंने मुनासिब समझा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आज की गुप्ता जी की पाठशाला यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नए फ्लेवर में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।